कुम ये चैप्टर 11 का हम 4th लेक्चर कर रहे हैं और 9th की फ़िज़िक्स में इस चैप्टर का नंबर चैप्टर 10 है। और क्योंकि मैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स में से ये करता हूँ तो उसमें 11 है, मैं 11 के नाम से ही इसके नंबर्स देता हूँ। 9th के स्टूडेंट्स बेहतर समझते हैं, वो जानते हैं इस बात को। तो बहरहाल आज हम कर रहे हैं गैस लॉज। एक गैस के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक उसके फैक्टर्स हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, उनमें से एक है टेम्परेचर ऑफ द गैस, एक है वॉल्यूम ऑफ द गैस और एक है प्रेशर ऑन द गैस। वो लॉज जो इन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं उन्हें गैस लॉज कहते हैं, जिनमें से पहला बॉयल्स लॉ है। अच्छा, बॉयल्स लॉ में, अच्छा मैं ई पहले लगा गया और ये यहाँ बाद में लगाया जाता है। अब बॉयल्स लॉ में इन्होंने जो लॉ दिया था वो उसका स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब ये तीन फैक्टर्स आपके सामने, ये कांस्टेंट हो गया ना, अब हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको चेंज ही नहीं करना। तो या ये चेंज होगा या ये चेंज होगा। तो इन्होंने ये बात कही कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, यानी जिस जगह पर आपने 1 kg रखा हुआ है अगर यहाँ पे 2 kg रख दें तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द गैस कम हो जाना चाहिए, यही इनका लॉ है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम एंड pressure of the gas are inversely proportional, यानी कि V is directly proportional to 1/P। और जब ये वाली साइन हटाएंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा V is directly proportional to इक्वल, एंड डायरेक्टली हट जाएगा तो इक्वल एंड कांस्टेंट आएगा, और ये आ जाएगा 1/P। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करें तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, यानी कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये है बॉयल्स लॉ। यानी मतलब ये हो गया कि अगर किसी गैस का इनिशियल, इट मीन्स if initial pressure of a gas is P1 and its volume is V1, and due to change in its pressure P2, its volume becomes V2, then P1 V1 इक्वल होगा हमेशा P2 V2 के। ये लॉ कहलाता है बॉयल्स लॉ। और क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है और इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता बल्कि ऐसा एक कर्व होता है। ठीक है, तो नॉर्मली फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ इज़ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। तो आपने कर्व लिखना होता है, इसमें 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अच्छा, ये तो बॉयल्स लॉ है। अब देखते हैं ये इन्हीं तीन फैक्टर्स पर से रिलेटेड अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें तो इन दोनों का रिलेशन मालूम करने के लिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन मालूम करने के लिए एक लॉ दिया गया था, और ये लॉ है चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, अच्छा कुछ बच्चे इसे चार्ल्स कहते हैं, वो गलत हो जाता है, चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अगर आप प्रेशर चेंज ना करें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। अच्छा, ये मैं डैश इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वर्ड ज़रूर लिखना है जब भी आपने लिखना है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफ़ाइन किया जा सकता है, उसमें खासा टाइम लग जाता है। आप आम ज़बान में ये समझें कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर केल्विन में चेंज किया जाए, यानी उसमें 273 ऐड कर दिया जाए, तो जो टेम्परेचर ऑब्टेन होता है उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो इन्होंने ये बात कही कि मैथमेटिकली V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T होता है, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा, और यहाँ पे V इज़ इक्वल टू, अच्छा ये साइन जब हटता है तो इक्वल एंड कांस्टेंट आ जाता है, और ये T कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। यानी किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस के वॉल्यूम को उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कांस्टेंट ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी गैस का इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर उसके फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर के हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये दो लॉज हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, और इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक इक्वेशन हासिल होती है जिसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब मजबूरी हमारी ये है कि एक साइंटिस्ट ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और एक ने प्रेशर कांस्टेंट रखा। हम कोई एक ऐसी इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं जिसमें कुछ भी कांस्टेंट ना हो, तो एक इक्वेशन बनाएगी जिसे कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1/P, ये है इक्वेशन 1, और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कैपिटल T। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो V इज़, अच्छा आपको पता है कंबाइन जब करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे दोनों की क्योंकि V है तो एक दफ़ा इसे लिख लेंगे, और राइट साइड पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आएगा T/P। अच्छा, V अब ये वाला साइन जब हटेगा तो आएगा इक्वल एंड कांस्टेंट इनटू T/P। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये चला जाएगा PV, ये आएगा कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट होता है R। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल कांस्टेंट कुछ नहीं लिखता, कांस्टेंट क्योंकि ये P डिवाइड होकर ऊपर जा चुका है, यहाँ सिर्फ T बच गया, और यहाँ का जो कांस्टेंट है वो होता है R। R जो है दैट इज़ कॉल्ड जनरल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, अब मैं अगर इस साइन, ये जो T से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे अगर मैं इक्वल के इधर ले आऊँ तो ये आएगा PV/T इज़ इक्वल टू R। R की वैल्यू होती है अच्छा, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि PV/T का आंसर हमेशा किसी भी गैस के लिए 1/8.134 ही आएगा, चाहे आप किसी भी किस्म का टेम्परेचर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें या प्रेशर चेंज करें। जब भी चेंज करेंगे तो गैस के वॉल्यूम में ऐसी चेंजेस आएंगी कि आंसर हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। ये तो उस गैस के लिए होगा जिसका आपने सिर्फ एक मोल यूज़ किया है। इफ़ एक से ज़्यादा मोल यूज़ हो रहे हो या nth मोल यूज़ हो रहे हो, इफ़ n मोल्स ऑफ गैस आर यूज्ड, तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन लिखी है आपने पीछे PV इज़ इक्वल टू RT, इसमें n का इजाफा हो जाएगा, PV इज़ इक्वल टू nRT हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा गैस लॉस और उसकी इक्वेशंस वगैरह हो गए। अब आप देखें ज़रा, इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। नॉर्मली जनरल गैस इक्वेशन का प्रॉब्लम कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। मुझे नहीं पता कि इस बार न्यूमेरिकल्स की क्या सूरत हाल रहेगी, लेकिन जो न्यूमेरिकल मुझे समझ में आ रहा है वो ये वाला है। एग्ज़ाम्पल
11.3 है। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स। अच्छा, ये अगर मैं डाटा बनाऊं तो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स को एन से ज़ाहिर करते हैं, 2 है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 7 में 273 ऐड करेंगे तो कैल्विन में चेंज हो जाएगा, 280 कैल्विन आ जाएगा, ठीक है। और एट अ प्रेशर ऑफ 1 ATM, प्रेशर हमें दे दिया 1 ATM है। 1 ATM का मतलब होता है 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.01 10 की पावर 5 पास्कल। अच्छा, ये देखें P की वैल्यू गिवन है, वो जो लिखी है ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। T ये रहा 2 मोल्स। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.314 और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। V हमें मालूम करना है और फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV = nRT होता है। V मालूम करने के लिए P उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में और ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो वॉल्यूम की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल आपने जब तीनों लॉज लिखने हैं तो अच्छा, जब असाइनमेंट आप करेंगे तो बॉयल्स लॉ लिखेंगे, चार्ल्स लॉ लिखेंगे, जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी जो इन्होंने प्रॉब्लम्स दी हैं वो नॉर्मली आपके कैलिबर से थोड़ा सा ऊपर के होते हैं, इसलिए इसने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला न्यूमेरिकल जो हमने किया है ये फ़ाइनल एग्ज़ाम्स का हिस्सा हो सकता है क्योंकि क्लास 9 की हद तक ये हम स्टडी करवाते हैं। बाकी की चीज़ें क्योंकि इंटर में जाके स्टडी होती हैं इसलिए उस टाइप के न्यूमेरिकल्स इंटर में ही दिए जाते हैं। मैं एक नज़र इसकी एक्सरसाइज पे डाल दूँ, मुमकिन है कि वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ भी जनरल गैस इक्वेशन का प्रॉब्लम बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आता है और जो दिए हुए हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। तो बस इतना आप कर लें, ये काफ़ी रहेगा। तो ये आप पूरा लिख के फिर सबमिट कर दीजिएगा और इसके बाद इंशाल्लाह हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करके इस वाले चैप्टर को एंड कर देंगे। मेरे ख्याल में 10th की फ़िज़िक्स 9th की फ़िज़िक्स आपकी एंड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।